दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान के हवाले से बड़ी खबर। ईरान के आगे थोड़ा सा झुका अमेरिका, न्यूक्लियर डील में कुछ पाबंदियां हटाने का फैसला। यमन ने फिर किया इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा, शेल्टर्स में छुपे लाखों सेटलर्स। गजा में मदद के सेंटर्स पर इजरायली हमलों में अब तक 75 लोग शहीद, यूएन के चीफ ने की मजम्मत। बाइडेन हुकूमत में चुप रहने वाले सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल्स की खुलने लगी जुबान, इसराइल पर अब लगा रहे वॉर क्राइम्स का इल्जाम। जॉर्डन ने की अल-अक्सा पर इसराइली एक्सट्रीमिस्ट के हमले की शदीद मजम्मत। अल-अक्सा मस्जिद से जुड़ी कुछ तारीखी और दिलचस्प इंफॉर्मेशन देखिए इस वीडियो के आखिर में। सवाल खैर, सबसे बड़ी खबरों से करते हैं शुरुआत। ईरान की जिद के आगे आखिरकार अमेरिका झुक गया है, थोड़ा सही लेकिन झुक गया है। मशहूर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि न्यूक्लियर डील में ईरान की मांग को पूरी नहीं तो कुछ हद तक मान लिया गया है और अब ईरान से पाबंदियां हट सकती हैं। ऐसे में ईरान को तबाह करने का नेतन्याहू का हसीन सपना अब एक भयानक ख्वाब बनकर दम तोड़ सकता है। दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिका ने छुप छुपाकर एक न्यूक्लियर ऑफर दिया है जिसके तहत ईरान को एनरिचमेंट का हक मिल सकता है, जिसकी वो डिमांड भी करता आ रहा था कि हम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे। अब इसका हक मिल सकता है, लेकिन कितना? ईरान की मेन न्यूज़ एजेंसी ने भी 2 और 3 जून की देर रात इस खबर को प्रिंट करते हुए लिखा कि एक बड़े इंकशाफ में अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सियोस ने बताया है कि अमेरिका ने ईरान को अपनी सरजमीन पर लिमिटेड यूरेनियम एनरिचमेंट का हक देने की तजवीज़ दी। पूरा नहीं, लिमिटेड, जो कि इस लिमिटेड यूरेनियम को एनरिच करने की तजवीज़ दी है कि भाई इतना कर सकते हो, जो कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के पब्लिक बयानात से बिल्कुल उलट है। पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स इसके खिलाफ थे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रपोजल ईरान को एक मुकर्रर अरसे के लिए लो लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त देता है। हाई लेवल से बम बन सकता है, लेकिन लो लेवल से नहीं। तो लो लेवल की इजाज़त अमेरिका ईरान को दे सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस के अफसरान जैसे कि स्टीव विटकॉफ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कह लीजिए कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने आम तौर पे इसकी मुखालफत की थी। पर अब क्या हुआ जो अमेरिका ईरान की मांगों के आगे थोड़ा सा झुक गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑफर ईरान के साथ डील का रास्ता आसान बना सकता है, लेकिन इससे ट्रंप हुकूमत को इस्राएली हुकूमत और रिपब्लिकन सेनेटर्स की सख्त तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। अपनी ही पार्टी के लोगों का और बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत का सामना ट्रंप कर सकते हैं इस फैसले से। ये लोग चाहते हैं कि ईरान को एनरिचमेंट का कोई भी हक ना दिया जाए, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि डील हो जाए। ईरान ने बार बार कहा है कि सिविलियन न्यूक्लियर एनरिचमेंट उसकी रेड लाइन है, शहरग है, और वो किसी भी डील को तब तक साइन नहीं करेगा जब तक ये हक उसे हासिल ना हो। कल रात हमने आपसे कहा था कि ईरान की तरफ से गया है कि हम आपके प्रपोजल को मानने को तैयार हैं, बस आप गारंटी दीजिए कि पाबंदियां हटाएंगे। उसके आगे की कड़ी है, उसके आगे की कड़ी है ये खबर। तो दोस्तों, अब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान 5 दफ़ा न्यूक्लियर बातचीत, 5 दफ़ा न्यूक्लियर मुज़ाकरात हो चुके हैं और एक नए मुआहदे के लिए अगले राउंड का जल्द ही ऐलान हो सकता है। एक्सियोस का ये कहना है कि अमेरिका के प्रपोजल के तहत ईरान को सिर्फ सिविल न्यूक्लियर ज़रूरत के लिए एनरिचमेंट की छोटी सी गुंजाइश दी जा रही है। मतलब उससे आप एनरिचमेंट करके यूरेनियम का बिजली बना लो, कुछ और जो काम करने का लो, बम नहीं। लेकिन क्या ईरान अमेरिका की इस छोटी सी गुंजाइश वाले ऑफर को मानकर डील कर लेगा? इसका फैसला तो ईरान ही करेगा। फिलहाल तो ये खबर कुछ कुछ खट्टी है और कुछ कुछ मीठी है। मतलब ये एक ऐसी डील है कि जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों के ही मकसद भले पूरी तरह से हासिल ना होते हों, मगर इज्जत दोनों की ही रह जाती है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि इस खबर पर और डिटेल्स जुटाकर और ज़्यादा गहराई से आपको इस डील के बारे में एक अलग वीडियो में समझा सके। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। यमन की तरफ से फिर से इस्राएली इलाकों पर मिसाइल हमला हुआ है। इस्राएल के मकबूजा इलाकों में रात के वक्त सायरन बज रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये जो नक्शा है, ये जो मैप है, बता रहा है इतने इलाकों में, सेटलमेंट्स में और मकबूजा इलाकों में सायरन बजे। आईडीएफ ने जारी किया नक्शा।
یمن نے رات کو ایک بیلسٹک میزائل لانچ کی جس کے بعد اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں ہوائی حملوں کے الارم بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ یہ میزائل یمن سے لانچ ہوئی تھی۔ ادھر یمنی آرم فورسز یعنی ہوتھیز کی جو آرم فورسز ہیں اس کے اسپوکس پرسن یحییٰ ساری رات 3 جون کو ویڈیو لے کر آئے، دعویٰ کیا کہ ان کی فورسز نے تیل اویو کے بین گورین ایئرپورٹ کو ایک بار پھر ہٹ کیا ہے اور اس بار ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ ادھر رپورٹس کے مطابق القدس یعنی کہ جیروسلم اور ویسٹ بینک کے غیر قانونی سیٹلمنٹس اور مقبوضہ جنوبی علاقوں میں خطروں کے سائرنز بج اٹھے، جو چھتے میں میپ میں دکھ رہا تھا آپ کو۔ لاکھوں سیٹلرز رات میں ہی بھاگ کر شیلٹرز میں پناہ لینے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حالانکہ آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ ان کے میزائل ڈیفنس سسٹم نے ہوتھیز کی میزائل کو انٹرسیپٹ کر لیا، بیچ راستے میں مار گرایا۔ جب میں صبح ان خبروں کو پڑھ رہا تھا تو یہ خبر یہ بھی تھی کہ رات بھر وہ لوگ اس میزائل کا ملبہ بھی آئی ڈی ایف والے ڈھونڈتے رہے کہ لوگ ان کے پاس نہ چلے جائیں اس ملبے کے۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو کسی کو سیدھا نقصان ہوا ہے، نہ ہی میزائل کے ملبے کا کوئی اثر کسی پر پڑا ہے۔ حملے سے 3 منٹ پہلے سیٹلرز کو فون نوٹیفیکیشن کے ذریعے میسج کے ذریعے الرٹ کر دیا گیا تھا کہ ایک لمبے فاصلے کی میزائل ان کے طرف آ رہی ہے، بچیے، تو وہ بچ گئے۔ بڑھتے آگے، غزہ میں انسانی مدد کے سینٹرز پر حملے ہونے سے شہادتوں کی تعداد 75 تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کے بعد یمن کے بعد ہم غزہ کی خبروں پر آ گئے ہیں، یہاں ٹھہریں گے۔ یہ ٹھہراؤ لمبا ہے، یہ پڑاؤ لمبا ہے۔ غزہ کی منسٹری آف ہیلتھ نے منڈے کو بتایا کہ 8 ڈسٹریبیوشن سینٹرز کے پاس اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 75 تک پہنچ گئی ہے۔ صرف اکیلے اتوار کے دن 35 لوگ شہید ہوئے تھے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ 31 سے تعداد وہ 35 ہو گئی۔ اسرائیل کہتا رہا اور جی ایچ ایف کہتی رہی کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، اور خبریں اب تک یہی ہیں۔ 27 مئی سے لے کر اب تک جب سے اسرائیل نے ایڈ کے لیے اسپیسیفک زونز بنانے کا سسٹم شروع کیا ہے، 400 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ بڑھتی ہوئی انٹرنیشنل کرٹیسزم کے باوجود اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی کلنگ کیمپین جاری رکھے ہوئے اخبار کہہ رہے ہیں سویلین ایریاز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ضروری انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اخبار کہہ رہے ہیں، یہ دنیا پڑھ رہی ہے۔ کیا وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جو اسرائیل کو اب بھی ہتھیار دے رہے ہیں؟ المیادین کے رپورٹر کے مطابق نارتھ غزہ کے جبالیہ کیمپ کے پاس فلوجہ ایریا میں اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ایک گروپ پر بام گرائے جس میں 4 لوگ شہید ہو گئے۔ سینٹرل غزہ میں بھی الزوائدہ ٹاؤن کے 3 میونسپل ورکر، جو میونسپلٹی ہوتی ہے نا، جو باقی کام دیکھتے ہیں، صاف صفائی کے، روڈز کے، اس کے ان کے 3 ورکرز اس وقت شہید ہو گئے جب اسرائیلی ایئر کرافٹ نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ وہ گاڑی میں جا رہے تھے، ان کو ہی نشانہ بنایا، یہ کہا گیا۔ دیر البلا کی قریبی ٹاؤن البرکہ میں اسرائیلی ایئر اسٹرائک سے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت سے درجنوں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ وہ جو ہم نے شروعات میں تعداد بتائی تھی وہ تو راشن کی قطاروں میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، وہ جو معصوم سے روئی کی گالوں جیسے بچے سو رہے تھے ماں کی گود میں، نہ ماں اٹھی نہ بچے اٹھے، ان کی تعداد اور ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نہیں کیا؟ میں نے 3 دن سے بتانی چھوڑ دی، 4 دن سے دل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے پیر کے روز غزہ میں کھانا اور باقی مدد لینے آئے فلسطینیوں کی موت پر سخت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے کہ لوگ صرف روٹی کے لیے اپنی جان داؤں پر لگا رہے ہیں۔ اپنے بیان میں گٹریس نے کہا کہ میں غزہ میں کل فوڈ ایڈ یعنی روٹی راشن کی مدد کے لیے نکلے فلسطینیوں کے قتل اور زخمی ہونے کی رپورٹ سے حیران ہوں۔ یہ نفرت انگیز ہے۔ یو این چیف نے فوراً اور مستقل طور پر اخلاقی، آزاد اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بھی اس قتل و غارت میں ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یو این کچھ نہیں کر پاتا تو مذمت اور بیان دے دیتا ہے۔ یو این اپنا کام کر رہا ہے۔ حالانکہ یو این کی ایجنسیز UNRWA فلسطین غزہ میں بڑا اچھا کام کرتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ گٹریس نے ایک بار پھر غزہ میں فوراً سیز فائر کی اپیل بھی کی تاکہ مظلوم عوام کو
राहत मिल सके। अब देखिए कैसे वक्त बदलता है तो लोग बदल जाते हैं, बल्कि लोगों के बयान बदल जाते हैं। जो बाइडेन जो पिछले सदर थे अमेरिका के, उनकी हुकूमत के अंदर चुपचाप रहने वाले लोगों की भी अब जुबानें खुलने लगी हैं। गजा में वॉर क्राइम्स हो रहे हैं वो ये कहने लगे हैं, और इसका सीधा मतलब है कि नेतन्याहू और इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर वॉर क्रिमिनल्स हैं। वो ना कह रहे हों, मतलब तो यही है। मैथ्यू मिलर, आप सब ने इनको देखा होगा बाइडेन की हुकूमत में। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल थे ये, उन्होंने स्काई न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने बिना किसी शक के वॉर क्राइम्स अंजाम दिए हैं। उन्होंने ये भी माना कि मैं नहीं कहता कि ये जेनोसाइड है। देखिए दोनों बातें कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ये जेनोसाइड है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इसराइल ने वॉर क्राइम्स किए हैं। बताओ, कह रहे हैं कि जहर उसी ने पिलाया है, लेकिन मारा उसने मैं नहीं कह सकता। उसका यह भी कहना है कि शक नहीं कि कुछ फौजियों ने और इस्राएली मिलिट्री के अफसरों ने वॉर क्राइम्स किए हैं। ये इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हैं जो क्लियरली वॉर क्राइम्स हैं। मतलब सरकार, हुकूमत, बेंजामिन नेतन्याहू और पूरी इजरायली मिलिट्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं, इंडिविजुअल क्राइम्स हैं। मतलब कि उसके झम्मू टागड़ा थे जो है वो किसी को मार दिया, बन्नू पागड़ा ने किसी को मार दिया, तो झन्नू और बन्नू का ये क्राइम है, आईडीएफ का नहीं है, समझ। लेकिन जो कवर करता है वो सब लोग जिम्मेदार होते हैं। जो आप कह रहे हैं, क्या इसराइल और आईडीएफ और बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी कहा? ये बयान बाइडेन की हुकूमत के उन लोगों की भी आवाज है जो पहले चुप रहकर इस मामले को नजरअंदाज करते रहे और इसराइल को लगातार गजा पर बरसाने के लिए बॉम्ब्स देते रहे। लेकिन अब हुकूमत जाने के बाद इन्हें लग रहा है कि इसराइल के टॉप लीडर्स और मिलिट्री के जिम्मेदार अफसर गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुलजिम हैं। मुजरिम भी नहीं, मुलजिम है। बात अमेरिका की हुई तो ब्रिटेन को कैसे छोड़ते हैं? दोनों साथ थे जब इसराइल बना। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने मंडे को कहा कि गजा की सूरत हाल बर्दाश्त से बाहर हो रही है और ये हर दिन बदतर होती जा रही है। स्टारमर ने जोर दिया कि अभी जो ह्यूमैनिटेरियन एड गजा में जा रही है वो काफ़ी नहीं है, इसलिए हम दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मदद फौरन और ज़्यादा तादाद में पहुंचाई जाए। गद्दाफी पे हमला करना होता है या फ़ौज वहाँ भेजनी होती, सद्दाम हुसैन पर फ़ौज वहाँ भेजनी होती, इराक पर हमला करने, अफ़गानिस्तान भेजनी होती तो कब के भेज दिए होते। अभी अपने दोस्तों से बात ही कर रहे हैं कि गजा में मदद कैसे भेजी जाए। उनका कहना था कि मदद की कमी की वजह से गजा में तबाही बढ़ रही है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चलिए, आप ये बयान दे रहे हैं, इसी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब अहम खबर है आपकी नॉलेज के लिए, कुछ लोगों की, सबको वैसे ज़्यादातर को पता होगा, लेकिन कुछ के लिए बड़ी अच्छी नॉलेज अल-अक़सा मस्जिद से जुड़ी है। कल सेटलर्स गए थे सैकड़ों, उन्होंने बदतमीजियाँ की थी, उसकी खबर थी। उससे जुड़ी पहली खबर देखते हैं। जॉर्डन ने इसराइल को लताड़ा है कि अल-अक़सा मस्जिद पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। जॉर्डन ने इसराइली एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी सेटलर्स के कल अल-अक़सा मस्जिद पर धावा बोलने की गलीज़ हरकत की शदीद मजम्मत की। इससे रिलेटेड हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जो वो गए थे। जॉर्डन ने इसे इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। जॉर्डन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये इक़दाम न सिर्फ उकसाने वाला है बल्कि जेरूसलम और उसके मुक़द्दस मकामात के लिए लीगल और हिस्टोरिकल मकाम की खिलाफ वर्जी है। मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सूफियान कुदा ने इस कदम के संगीन नताइज से आगाह करते हुए कहा कि इसराइल जो ज़मीनें कब्जाने वाली कुव्वत है उसे अल-अक़सा मस्जिद के खिलाफ तमाम टेंशन फैलाने वाले अमल रोकने चाहिए और उसकी हुर्मत का लिहाज भी करना चाहिए। जॉर्डन ने दोबारा याद दिलाया कि अल-अक़सा मस्जिद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाह है और जॉर्डन के औकाफ और अक़सा अफेयर्स डिपार्टमेंट को ही इसकी जिम्मेदारी हासिल है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किया जाना तय है। अब ज़्यादातर वीडियोस की तरह कुछ ज़रूरी नॉलेज की बात कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हमारे नौजवान कुछ सीख के जाएं, और ये बात आज जो कर रहा हूँ वो अल-अक़सा मस्जिद कंपाउंड के बारे में है। बहुत से लोग कहते हैं कि पीला गुंबद दिखाते हुए अल-अक़सा मस्जिद, नहीं, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ और दिखाने भी। अल-अक़सा मस्जिद कंपाउंड यानी कि हरम अल शरीफ सिर्फ एक मस्जिद का नाम नहीं है बल्कि एक पूरा मुक़द्दस कॉम्प्लेक्स है
जो इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मकामात में से एक है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। यहाँ कुछ अहम मकामात हैं जो इस कंपाउंड में शामिल हैं। एक मस्जिद नहीं है मस्जिद अल-अक्सा, कई मस्जिदों का ग्रुप है मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड। अभी बता रहा हूं। पहला, अल किबली मस्जिद। ये वो मस्जिद है जो किबला की तरफ है, यानी साउथ की साइड, क्योंकि फ़लस्तीन से मक्का जुनूब के रुख में है, किबला जुनूब के रुख में है। ये कॉमनली अल-अक्सा मस्जिद के नाम से पहचानी जाती है, मस्जिद किबली, किबले की तरफ। लेकिन असल में अल-अक्सा मस्जिद सिर्फ इस कंपाउंड का एक हिस्सा है। पूरी मस्जिद, ये पूरा कंपाउंड अल-अक्सा मस्जिद नहीं है। अल-अक्सा मस्जिद एक कंपाउंड, इस कंपाउंड के कोने में, उस तरफ आपको पता होगा कहाँ पर है, साउथ की तरफ मैंने बताया। डोम ऑफ द रॉक, कुब्बत अस-सखरा या गुंबद सखरा, इसका सुनहरा गुंबद मशहूर है, गोल्डन। यहाँ वो पत्थर मौजूद है जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र शुरू हुआ था। ये मकाम भी हरम अल शरीफ का सेंट्रल और मुक़द्दस हिस्सा है। ये सबसे जानी मानी पहचान है। इसीलिए जब मस्जिद अल-अक्सा का जिक्र होता है, हम भी करते हैं, तो इसका ही फ़ोटो दिखाया जाता है, सुनहरे गुंबद का, ताकि लोगों के जहन में बैठ जाए कि कहाँ की बात हो रही है। अगर वो म्यूट करके भी देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे अरे मस्जिद अल-अक्सा का जिक्र आया है शायद। जबकि मस्जिद अल-अक्सा की बनावट जैसी दूसरी मस्जिदें भी दुनिया में मौजूद हैं। अगर हम उसे दिखाएंगे तो आपको एकदम क्लिक नहीं करेगा। इसीलिए डोम ऑफ रॉक को, गुंबद सखरा को दिखाया जाता है। इस कंपाउंड में तीसरा अहम मकाम है मरवानी मस्जिद। ये भी एक मस्जिद है, यानी मुसल्ला अल मरवानी। ये ईस्टर्न साइड में अंडरग्राउंड प्रेयर एरिया है। यहाँ पर नीचे तहखाने में नमाज पढ़ी जाती है, या सीढ़ियों से नीचे उतर के, ऊपर ग्राउंड पे नहीं है। इसे एक वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी जोड़ा जाता है। इसे सोलोमन्स स्टेबल्स भी कहा जाता रहा है, लेकिन आज ये मुस्लिमों के नमाज पढ़ने की एक मस्जिद है और इसके सिवा कुछ नहीं। एक और मस्जिद है बुर्राक मॉस्क, बुर्राक मस्जिद। बुर्राक वॉल के करीब, बुर्राक दीवार के करीब ये मौजूद है, वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल के पास। इसे यहूदी वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल भी कहते हैं, जहाँ वो हाथ रख के अपने जो भी उनके रीति रिवाज हैं उसके तहत वो दुआ वगैरह जो भी करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपना बुर्राक बांधा था जब वो मेराज पर गए थे, इसीलिए इसे बुर्राक कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है सर, वो समझ लीजिए। हरम अल शरीफ का पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग 14,04,000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ है, और ये वही मकाम है जो इसराइली ऑक्यूपेशन और सेटलर्स के हमलों का निशाना बन रहा है। यहाँ का हर कोना मुसलमानों के लिए पाक है, चाहे वो मस्जिदें हों, कॉरिडोर्स हो या फिर कोर्टयार्ड हो। आज के हालात में जब इसराइली सेटलर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस इस मुक़द्दस मकाम की हुर्मत तोड़ रहे हैं, तो हर मुस्लिम के लिए ये ज़रूरी है कि वो हरम अल शरीफ की असल हकीकत और उसकी मुकम्मल शिनाख्त को समझे, और इसे सिर्फ एक मस्जिद नहीं, एक पूरा मुक़द्दस कॉम्प्लेक्स समझे जहाँ इस्लाम की तारीख़ की रूह बसी हुई है। मेरी कोशिश यही थी कि आपको और नए लोगों को कुछ जानकारी दी जाए, उन्हें भी दी जाए जो इस्लाम में दिलचस्पी रखते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं सिर्फ इस खबर के लिए आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। फेसबुक पेज हमारा ये है, जाकर इसे फॉलो करें और शेयर करें। मैं फेसबुक पर नया हूँ, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो जाएंगे, और आप भी जाकर उसे शेयर करें। बाकी कुछ नहीं। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।